डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जीन आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है, किसी भी कोशिका या जीव के गुण धर्म उसकी जीन्स के कारण ही होते हैं और प्रत्येक जीन जो है वो क्रोमोसोम पर स्थित होती है, इसलिए क्रोमोसोम को जीन का वाहक भी कहा जाता है। प्रत्येक जीन एक पॉलीपेप्टाइड या आरएनए का उत्पादन करता है या वह किसी रेगुलेटरी या नियामक प्रोटीन का बंधन स्थल भी हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? इस डेफिनेशन को हम इस तरह से कहेंगे कि पुनर्योगज डीएनए उस वाहक को कहा जाता है जिसमें कोई वांछित डीएनए पार्ट या डीएनए खंड जो है वो निवेशित किया जाता है। उस अणु को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। इसके लिए प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए अणुओं को भंग करके या तोड़ करके उपयुक्त खंडों को अलग करते हैं और फिर उन्हें आपस में जोड़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए अणुओं के उत्पादन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला हमारा उद्देश्य रहेगा कि किसी चुने हुए डीएनए खंड या जीन की बहुत सी प्रतियां या कॉपीज प्राप्त करना, यानी जो जीन हमारे लिए वांछित है उसकी एक से अधिक प्रतियां प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य होगा किसी जीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन जो हमारे लिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होगा, उस प्रोटीन को बड़ी मात्रा में प्राप्त करना। तीसरा, किसी जीव के क्रोमोसोम में किसी जीन विशेष को इंटीग्रेट करना, जहां की वह जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त कर सके। तो इस तरह से तीन इसके उद्देश्य होंगे। दूसरा और तीसरे क्रम पर जो उद्देश्य है उसके लिए जीन की बहुत सी कॉपीज जो है उनको प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए संबंधित जीन या डीएनए खंड को किसी उपयुक्त व स्वतंत्र प्रतिकृति में सक्षम होने वाले डीएनए अणु में इंटीग्रेट किया जाता है। अब इस डीएनए अणु को वाहक या वेक्टर कहा जाता है। अब इस वाहक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट जो है प्लाज्मिड एवं डीएनए वायरस जो है, तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट वेक्टर हो सकते हैं। क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए को निवेश्य डीएनए भी कहा जाता है। पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्लोनिंग या उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी उपयुक्त जीव जिसे परपोषी कहा जाता है या होस्ट कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया में प्रवेश कराते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको किसी ऐसे होस्ट के अंदर या परपोषी के अंदर प्रवेश कराया जाता है जिसके अंदर उस डीएनए का रिप्लिकेशन आसानी से हो सके। डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी उपयुक्त परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने और इसके बाद में प्राप्त रूपांतरित पुनर्योगज क्लोनों का मल्टीप्लिकेशन करके संबंधित जीन की ढेर सारी प्रतियों का उत्पादन या जीन की अभिव्यक्ति को डीएनए का क्लोनिंग कहा जाता है। इस जीन क्लोनिंग के अंदर हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले जैसे हमने बात भी की है, पहले हमें क्या चाहिए होगा? परपोषी या होस्ट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो सामान्यतः यह परपोषी जो है वो क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा दूसरे जो है इसके टूल्स कौन सा होगा? न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम के अंतर्गत सबसे पहला है
प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहा जाता है, तथा ये डीएनए को एक फिक्स या सुनिश्चित स्थलों पर उनको कट करते हैं। दूसरा S1 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए खंडों के एंड्स से बाहर की तरफ निकले हुए जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हटाते हैं। कौन से स्ट्रैंड्स? तीसरे तथा पांचवें छोर के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हटाते हैं। तीसरा एंडोन्यूक्लियस हमारा होगा लैम्ब्डा एंडोन्यूक्लियस। सपाट छोर वाले जो डीएनए खंड होंगे के उनके पांचवें एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटाने वाले एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? लैम्ब्डा एंडोन्यूक्लियस। ई कोलाई एक्सोन्यूक्लियस भी एक प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में उपयोग होते हैं। इसका क्या उपयोग होगा? सपाट छोरों वाले डीएनए खंडों के तीसरे छोर से न्यूक्लियोटाइड को हटाना। इसके अलावा कौन से एंजाइम हमें आवश्यक होंगे? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए इंसर्ट व वाहक डीएनए के बीच स्थित जो निक होते हैं उनको बंद करना या उनको जोड़ना। चौथा है क्षारीय फॉस्फेटेज, डीएनए के पांचवें छोर पर स्थित फॉस्फेट समूह को हटाना। पांचवा एंजाइम रहेगा T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, डीएनए छोरों के पांचवें सिरों पर स्थित OH समूह के स्थान पर फॉस्फेट समूह को जोड़ना। काइनेज एंजाइम जो है ये फॉस्फेट समूह को ATP की मदद से जोड़ती है। छठा एंजाइम जो है इसमें रहेगा ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्लिनोखंड, डीएनए खंडों के एंड से बाहर निकले एवं एकल यानी सिंगल स्ट्रैंड्स को डीएनए संश्लेषण से डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए ये ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज का जो क्लिनोखंड होता है इसका उपयोग किया जाता है।